से बातचीत करते हैं, इससे जान सकते हैं कि शीतकालीन सत्र अरे यही जयराम जी, आपने कहा था कि बीजेपी और जेएमएम को साथ हो जाना चाहिए। मुद्दे क्या है पहले से? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी आवाज़ सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी। जोहार नमस्कार। झारखंड में शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया है और उसी बीच लगातार सभी विधायक मंत्री का लगातार आना शुरू हो गया है। सभी विधायक सभी मंत्री लगभग पहुंच ही गए हैं। सबका कहना है कि इस बार का सत्र बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो बातें चल रही थी झारखंड में, जो कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार के साथ जेएमएम गठबंधन करेगी और कांग्रेस मुक्त झारखंड में फिर से सरकार बनेगी, और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। इन सब के बीच में ये सत्र महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी बातचीत डुमरी विधायक जयराम महतो से हुई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि उनका जो 180 किलोमीटर का दूरी पैदल मार्च करके उनके कार्यकर्ता यहाँ रांची पहुँच रहे हैं, उसके विषय में उन्होंने खास करके बताया है। और जो कोयले की अवैध तस्करी हो रही है धनबाद में, उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सुनिए पूरी खबर। जयराम दा, आपकी पार्टी 180 किलोमीटर जी 180 किलोमीटर की दूरी तय करके या विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगी आपकी पार्टी। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? और जी, हमारी मुख्य मांगे हैं स्कॉलरशिप का भुगतान हो, हमारी मांगे हैं स्थानीय नीति लागू हो, हमारी मांगे हैं नियोजन नीति लागू, हमारी मांगे हैं कि झारखंड की तमाम जो भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाएं समय पर हों और एक निश्चित कैलेंडर के आधार पे हो। छात्रवृत्ति को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है उसके हिस्से का भागीदारी जो है राज्य को नहीं दे रही। तो राज्य सरकार को सही से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं, इससे पहले भी राज्य में महागठबंधन की सरकार थी और केंद्र में एनडीए की सरकार थी, लेकिन छात्रवृत्ति तो मिलता था। तो अगर इस बार नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार ने कहाँ चूक की है, या फिर जो केंद्र का अंश इनको दिया जाता है उसका इन्होंने ठीक से ऑडिट हिसाब दिया है या नहीं दिया है। ये भी सवाल बनता है कि आपने कहीं केंद्र का अंश जो मिलता था या फिर जो आपको योजनाएं दी जाती थी केंद्र के माध्यम से, उन योजनाओं को आपने कहाँ दिया, कहाँ खर्च किया, शायद इसका हिसाब नहीं दे रहे होंगे सही से। तो कुछ तो बातें हैं। अगर कुछ बातें हैं तो हमारे विपक्ष के दल में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में 21 और 3 24 विधायक हैं, तो बैठकर हल निकालना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए। बातचीत से इस बातों का समाधान होता है, तो ये प्रयास करना चाहिए। एसीसी सीजीएल को लेकर आपकी पार्टी के नेता लोग भी आंदोलन में थे। देखिए, पेपर लीक की बात हम लोग आज भी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक पर जो करते हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो, तो ये सरकार को करना होगा। सरकार की मंशा ठीक नहीं दिख रही है, सरकार का जो तरीका है काम करने का वो ठीक नहीं दिख रहा है। बहुत ही माने उदासीन पॉलिटिक्स करने का काम कर रही है। वो गंभीर नहीं है विषयों को लेकर, वो मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। 1 साल हो गए हैं सरकार के बने हुए, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल सरकार को अगर 10 नंबर में नंबर देना पड़े तो 3-4 नंबर देंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गाँव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए कौन सा काम, कौन से विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। जो पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं, ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाहट एकदम बोले बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं। जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि खबरें बाहर आ रही थी,
और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए हैं कि नहीं, ये भी बात है। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। हाँ, 11,000 करोड़ के आसपास बजट पेश किया जाएगा। इसके पहले अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आप इसमें कितने संतुष्ट हैं? दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। देखिए, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी राज्य को बजट की आवश्यकता है। राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, सारे कार्य पेंडिंग है। लेकिन उस बजट में किस प्रकार से खर्च हो पाता है, किस प्रकार से उस बजट का संग्रहण हो पाता है, ये विषय रहेगा। तो लगातार जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ, हाईकोर्ट उसके बाद निर्देश दिया कि रिजल्ट जारी किया जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार, हमें लगता है कि उस पर हम लोग बैठ के भी बात करेंगे। अगर मौका मिले सबसे सुझाव का सर्वदलीय बातचीत में, तो हम लोग बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब सदन 4 दिन का है। आप भी जानते हैं 4 दिन का सदन है, तो सदन की कार्रवाई बहुत कम दिनों की है। मैं तो चाहूँगा कि कम से कम शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र कम से कम 10 दिन का कार्य दिवस हो। बजट सत्र फिर 1 महीना चलता है, 20 दिन कार्य दिवस होता है, लेकिन बाकी जो 2 सत्र बहुत छोटे होते हैं, इनमें हमारे मुद्दे रखने का समय नहीं मिल पाता है। जो आरोप पत्र जारी किया गया था नेता प्रतिपक्ष, क्या उससे जो 3 मुद्दे सामने आए, भ्रष्टाचार, कोयला, अवैध कोयला खनन को लेकर की बात हो? देखिए, इसमें सच्चाई है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सूची जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज है, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया। ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे, हम उनको सूची भी दे देंगे और उस डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए। वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं ले पाए। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई पर सवाल ये उन्होंने घेरा और कई का नाम का खुलासा किया। किनका नाम नहीं खुलासा कर? अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है, उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मांडी जी जानते हैं। और उनकी अति प्रिय